चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सा चैप्टर काइनेमेटिक्स, है ना, जिसको आप लोग रेस्ट और मोशन के नाम से भी जानते हैं। काइनेमेटिक्स सबसे पहले बात तो ये है कि काइनेमेटिक्स हर एक क्लास में पढ़ने की ज़रूरत है। 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। हम लोग ये जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए पढ़ रहे हैं, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, पॉलिटेक्निक के लिए भी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम लोग उस पर फोकस करेंगे, उस सिलेबस पे फोकस करेंगे जिससे कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्सेस में क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटेक्निक में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक नया हम लोग प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, जिसमें हम लोग उस पे चर्चा, उसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, है ना, और फिर हम लोग सीखेंगे आगे। तो चलिए आज के इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए है जो नेवी, एनडीए, एयरफोर्स या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी काइनेमेटिक्स का एक और प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, वो 11th और जेई के लिए है, जेई मेन के लिए है, नीट के लिए है, तो वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है ना। इसमें हम लोग उतना ही सिलेबस कवर करेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एक सलाह और कि आप लोगों ने अगर वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में आता है, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, बेसिक जो है, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन, ये आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर लेंगे। वेक्टर का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें करीब 11 वीडियोज़ हैं, आधे आधे घंटे के, ठीक है। वो वीडियोज़ जो हैं वो हालांकि 11th जेई मेन, नीट के लिए भी है, ठीक है, लेकिन लगभग सेम है आपके लिए भी, ठीक है। तो आपको एक जानकारी भी मिल जाएगी, थोड़ा डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा वो ब्रॉड है भी नहीं, तो वो आप लोग ज़रूर देख लेंगे ताकि वेक्टर का आपको नॉलेज हो जाए, क्योंकि फिजिक्स के हर एक चैप्टर में, अभी इस चैप्टर में भी और इसके बाद हर एक चैप्टर में वेक्टर का यूज है, तो वो आप लोग जरूर कवर कर लेंगे, वो आप लोग जरूर देख लेंगे। दूसरी बात ये, बेसिक मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स के लिए, बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन, वो भी आप जा करके प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, बेसिक फिजिक्स फॉर मैथमेटिक्स, सॉरी बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको जा करके देख लेंगे। तो वहां से आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स का, उसका भी लगता है 3, 4 या 5 लेक्चर है, जिसमें बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन बताया हुआ है, जिसका यूज फिजिक्स में है। तो ये दोनों आपका काम है, जरूर आप लोग देख लेंगे, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स बेसिकली है बच्चों स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स रीजन, है ना। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट नोइंग इट्स रीजन, बिना उसके रीजन को जाने हुए कि क्यों मोशन हो रहा है, सिर्फ उसके मोशन को स्टडी करना है, ये नहीं जानना है कि वो मोशन हो क्यों रहा है, ठीक। तो इसे हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक्स, है ना। चलिए काइनेमेटिक्स में हम लोग सबसे पहला जो शुरुआत करेंगे वो है रेस्ट एंड मोशन का। रेस्ट और मोशन क्या है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा है, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जो बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के हिसाब से या किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, जिसे हम लोग आप रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं, एक कार उधर से आ रही है, वो क्रॉस करके इधर से गई और निकल गई, तो उसका पोजीशन क्या हो रहा है, हमारे रेस्पेक्ट में हम एक फिक्स पॉइंट पे खड़े हैं और हमारे रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमेशा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वो कार क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अभी जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये फैन है, ये लेक्चर टेबल है और फिर और भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे रेस्पेक्ट में पोजीशन इनका चेंज नहीं हो रहा है ना, हमसे जितनी दूरी पे अभी है उतनी ही दूरी पे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सारे रेस्ट में है। तो बेसिकली क्या हुआ, डेफिनेशन रेस्ट और मोशन का यही हुआ कि अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो वो क्या है, मोशन में है,
और किसी बॉडी का या कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के हिसाब से नहीं चेंज हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट नहीं चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। क्लियर बात है? चलिए आइए तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, आप पॉज करके। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, when a body changes its position regularly या कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं आप इसको, विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, है ना। बॉडी क्या होगा, वो रेस्ट में कहलाएगा, बॉडी वह रेस्ट में रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं। अरे क्या लिख दिए, मोशन पढ़ा रहे थे ना। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन रेगुलरली, बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इन मोशन, मुझे लगा कि पहले रेस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, रनिंग कार, है ना, मूविंग बॉल, ETC आर इन मोशन। ये सारे के सारे क्या है, मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, है ना। एक आदमी जो है अर्थ पे रुका खड़ा है ना, स्टैंडिंग है, खड़ा है। जैसे मान लो हम खड़े हैं, है ना, और वो गाड़ी जो हूँ करते जा रही है, ठीक है, वो क्या है, मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में है, मेरे से पोजीशन उसका चेंज हो रहा है ना। मूविंग बॉल, अगर कोई बॉल मूव कर रहा है, हम खड़े हैं चुपचाप ऐसे, तो मेरे रेस्पेक्ट में क्या है, वो मोशन में है। और अगर कोई बॉडी मूव नहीं करता है, अगर हम लोग रेस्ट को, ये मोशन का डेफिनेशन हो गया, ये मोशन का है। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज its position with respect to a fixed point, it is said to be at rest। हम उसको क्या बोलेंगे कि वह रेस्ट में है, क्योंकि अपना पोजीशन वो चेंज ही नहीं कर रहा है, किसी पॉइंट के अबाउट, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वह क्या है, रेस्ट में है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, houses, towers, trees, etc. are at rest with respect to an observer स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, है ना। थोड़ा नीचे चला गया क्या, स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, चलिए आप समझ लेंगे यहां से, अगली बार से नीचे नहीं लिखेंगे। तो रेस्ट क्या हुआ, कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह रेस्ट में है। जैसे कि यहाँ पे हाउसेस, है ना, टावर्स, ट्रीज, ETC, ये सारे के सारे क्या है, रेस्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जो कि अर्थ पे खड़ा है। अब जरा हम लोग बात करते हैं, रियल एक्चुअल बात करते हैं, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में, ताकि बाद में रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखो, ये जो रेस्ट और मोशन चीज है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। रेस्ट और मोशन चीज जो है वह एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको हम लोग कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बात पे डिपेंड करेगा क्या, कि वह बॉडी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। एज फॉर एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज कर लो,
कोई ट्रेन मूव कर रही है ना, ट्रेन मूव कर रही है, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ऐसे जा करके, ठीक है, हुंजा हुंजा फांक रहे हैं लेके, तो वो ट्रेन आई और चली गई प्लेटफॉर्म से होकर के, नीचे ट्रैक से होकर के गुजर गई। तो हमारे रेस्पेक्ट में क्या है, वो मोशन में, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, मेरे रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा है जो उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, मान लो चंपा बैठी हुई है, तो वो ट्रेन के अंदर बैठी हुई है, आराम से सो रही है, खाना पीना खा रही है, अंदर ही अच्छा अच्छा बना कर ले गई थी घर से। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, उसके रेस्पेक्ट में ट्रेन तो रेस्ट में है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। उसके रेस्पेक्ट वो बैठी है, जिस सीट पे बैठी है उसके आगे वाले सीट का पोजीशन वही है, फैन जहां पे था फैन का पोजीशन वही है, मतलब ट्रेन का अल्टीमेटली उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वही है। मान लो कि जिस केबिन में वो बैठी थी वो वहीं पे, उसके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो चंपा के रेस्पेक्ट में क्या है, वो ट्रेन रेस्ट में है, और मेरे रेस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो एक ही चीज को आपने देखा, ट्रेन को देखा आपने कि वह रेस्ट में भी और मोशन में भी, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, उस पॉइंट जैसा जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो लिखवाया हमने, हाउस, बिल्डिंग, ये सब जो लिखवाया, तो ये सारे के सारे यहां पर क्या है, रेस्ट में। हम लोग रेस्ट का एग्जांपल हमने लिखवाया कि ये सारे के सारे क्या है, रेस्ट में। ऑब्जर्वर बदल दो, इसका स्टेट बदल जाएगा। अर्थ से हम लोग देख रहे हैं तो ये बिल्डिंग जो है, आपका घर है, मॉल है, मार्केट है, ये सारे के सारे क्या है, रेस्ट। लेकिन जब अगर कोई ऑब्जर्वर मून पे चला जाए, मून पे जाकर के ऑब्जर्व करे, तो पूरा अर्थ जो है वो रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है, घूम रहा है वो। तो पूरा अर्थ जब रोटेट कर रहा है तो ये सारी की चीजें क्या है, मूवेबल, मूव कर रहे हैं, मूविंग है। तो ये सबके सब क्या हो गए, मोशन में आ गए। एक और उसका बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब हम बसेस में जाते हैं, कार में जाते हैं, इधर झांकते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में वो पेड़ क्या है, मोशन में है। आप कार के अंदर हैं, कार मूव कर रही है, आपके रेस्पेक्ट में कार का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपके रेस्पेक्ट में वो कार जो चल रहा है वो रेस्ट में है, और पेड़ जो रुका हुआ है वो क्या है, मोशन में। ये चीज है। तो रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। रेस्ट और मोशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कहां से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ब्रजेश, इसको हटाइए तो थोड़ा सा, ठीक है, उधर लिख नहीं पा रहे हैं, टेबल को हटा दीजिए थोड़ा। ठीक, चलिए तो हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे। नोट पॉइंट में ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स on the fixed point या observer from where it is being observed, है ना। रेस्ट और मोशन जो टर्म है वो एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम उनको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इस बात पे डिपेंड करे। तो रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। अ मूविंग ट्रेन इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर standing on the platform, but the same train
is in motion, is at rest with respect to a passenger sitting inside the train. अब देखो ये मत सोचना कि बैठा रहेगा तभी उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बैठा हो, खड़ा हो, सो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो ट्रेन के अंदर हो, बस ये बात, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो ट्रेन रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। क्लियर बात? तो ये चीजें, रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उस बॉडी को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट, जो आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। तो बेसिकली ये जानना ज़रूरी भी है ना, और हम ये कह करके निकल नहीं लेंगे कि 9th में आप पढ़े होंगे तो पता हो, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से ही करेंगे सारा चीज़। अच्छा, सीपी से भी चलिए, तो अभी हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ होता है जो बॉडी के द्वारा कवर किया गया है, जितना उस पाथ की लंबाई जो होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ है, जैसे जैसे जिस रास्ते से बॉडी गुजरा है, वो सीधा भी हो सकता है, वो ऐसे 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 भी हो सकता है, वो ऐसे 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 भी हो सकता है, कैसे भी जो एक्चुअल जो उसका लेंथ होगा पाथ का, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वही डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बाय ए बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे सपोज कर लो बॉडी ओ से चलना शुरू किया था, 10 मीटर इधर चला, फिर 5 मीटर इधर चला, फिर 8 मीटर इधर चला, फिर 2 मीटर इधर चला, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इसका क्या हो गया बच्चे, 10 मीटर। ये ओ ए बी सी डी है ना, पार्टिकल ओ से चलना शुरू किया, ए पे गया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी गया, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। तो बड़ा आसान, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 2 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 8 2 10 और 10 20 और 5 25 मीटर, है ना। 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने। क्लियर बात है, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। एक दूसरा सिचुएशन मान लो, डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, इसका रेडियस r है, एक पार्टिकल O से शुरू किया, इस रास्ते से वो A तक गया और A के बाद फिर से वापस O पे आ गया, है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए O से A पे गया, सेमी सर्कल है ये, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई इंटू आर, क्योंकि पूरा सर्कल रहता तो क्या हो जाता, 2 पाई आर हो जाता। तो पाई इंटू आर इसका डिस्टेंस हुआ, और प्लस का यहां ए के बाद फिर ये ओ पे आया, यहां पर रुक नहीं गया, ए से फिर ओ पे गया, तो यहां से यहां आर और यहां से यहां भी आर, रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, r कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, पाई प्लस 2, है ना, या ऐसे भी पाई आर प्लस 2r भी रहने देंगे, तो ये आ गया इसका आंसर। क्लियर बात। वहीं अगर कंप्लीट सर्कल रहता, अगर मान लो ये रहता ऐसा, इस तरह का, इसका रेडियस r है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई r, है ना। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 2 पाई r, है ना। तो ये था डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना सीखा। थोड़ा कुछ और इंपॉर्टेंट बात डिस्टेंस के लिए, सबसे पहली बात ये, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, और डिस्टेंस जो है बच्चों
इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड से ये वेल सेटिस्फाइड है। इसके लिए हमने बताया था आपको कि वेक्टर का लेक्चर आप लोग जरूर देख लें, है ना, और छोटे छोटे वीडियोज हैं, आपको जितना ज़रूरत होगी उतना उसमें बताया गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बताया गया है, तो वो जरूर देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बताने का मतलब ऐसा नहीं कि उसका यूज़ नहीं आप है, उसका भी यूज़ है, वेक्टर पढ़ना है तो वेक्टर वाला लेक्चर आप लोग जरूर देख लेंगे सर्च करके। चलो, तो ये थी बात डिस्टेंस की। मिटाते हैं, आते हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे। पॉज करके आप लोग नोट्स बनाते रहें जरूर। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का के बीच का, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चे डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और किसी भी दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, ये सबसे कम होता है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस पता करना है तो एकदम स्ट्रेट लाइन यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि बाकी सारे केसेस में क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसके इससे इससे ये जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो दो पॉइंट है, यहां पे एक ए है और एक बी, ऐसा, तो ए और बी के बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। बाकी सारी चीजें जो होंगी वो ये वाला क्या होगा? इससे बड़ा हो जाएगा, ये वाला भी क्या होगा? इससे बड़ा हो जाएगा, ऐसे जाएंगे और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है दो पॉइंट के बीच का? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। जो दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है वो सबसे उन दो पॉइंट्स के बीच का सबसे कम दूरी होगी, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो वेक्टर वही है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? It is the shortest possible path between initial and final point, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? ऐसा यूनिट इज मीटर। इसका भी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि वेक्टर वाला लेक्चर जरूर आप देखें। चलिए, तो खैर, ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का ऐसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह स्केलर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उस क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन था, मुझे यहाँ पे डेटा तो नहीं याद है बट कुछ कुछ दिख रहा है। ये 10, ये 5, 8 और 2, ठीक है। चलिए, पिछले वाले क्वेश्चन में लगाते हैं। ओ है, ए है, बी था, यहां पे सी था, और यहां पे मान लो कुछ भी डी। ये 2 मीटर था, 8 मीटर, 5 मीटर, बी पॉइंट यहाँ है तो यहाँ कैसे आ गया? ये 10 मीटर। क्लियर बात? तो डिस्टेंस तो बड़े आराम से आपने निकाला था, 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 2 मीटर, 10, 5, 15 और 10, 25। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट डी। तो ओ और डी के बीच का जो स्ट्रेट लाइन इसको जो ज्वाइन करेगा
ये स्ट्रेट लाइन, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, ये वाला। हमको ये डिस्टेंस पता करना होगा, ये कितना होगा। ये वाला डिस्टेंस आप पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ये वाला डिस्टेंस पता करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ से, क्लियर। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ, ओ से पी नाम दे दीजिए इसका, ये कितना हो गया 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर। ये टोटल कितना हो जाएगा, पी से लेकर के डी तक, पी से डी ये कितना हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो 5 और 2 7 इसका। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 7 मीटर। ये बड़े आसानी से नहीं आ जाएगा कैलकुलेट। ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया किसका, ट्रायंगल ओ डी पी का। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओडी या लेंथ ऑफ ओडी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओपी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, है ना। पीडी कहने का मतलब पी से डी यहां तक, 5 और 2 7। तो ओडी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ओपी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ये ओडी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे 4 प्लस का 49। तो ओडी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 53 मीटर, है ना। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, है ना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, है ना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्लियर है। यहां पर आप आगे हम लोग करेंगे, इसको नोट करेंगे आप लोग पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें, सेमी सर्कल वाला था ना, ऐसे ऐसे यहां से यहां आर, ओ से ए जा रहा है, इसमें एक ही रखते हैं भी, ओ से ए जाना है। इसको 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। ओ से कहां जा रहा है, ए जा रहा है, कैसे, कर्व पाथ से, है ना। ये ऊपर वाला जो पाथ है उससे जा रहा है, कहां से, ओ से ए। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा आराम था, पाई आर, आधा सेमी सर्कल है तो पाई आर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ओ से ए जा रहा है, ओ से ए, ओ से ए, है ना, स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल ओ से चलना शुरू किया और ए पर जाकर के रुक गया। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओ से ए, मतलब यहां से यहां आर और यहां से यहां आर, आर पार एकदम। तो आर प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब मान लो कि ये बॉडी ओ से ए गया ऐसे, ये वाला ओ से ए गया कर्व पाथ से, और ए से वापिस आ गया कहां, ए से यह वापिस आ गया कहां, ओ पे। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है, यहीं से शुरू किया था चलना और वापस वहीं पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गया। आगे हटा दो इसको। फिर से एक बात करते हैं हम लोग, ये कंप्लीट सर्कल वाला, कंप्लीट सर्कल आर रेडियस है इसका। चलना शुरू किया एक जगह से, ए से सपोज कर लो चलना शुरू किया और फिर वापस आ गया यहीं पे, ए पर ही आया घूम घुमा करके। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से ये 0 हो जाएगा, है ना। फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर बात है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगले क्लास में आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होता हो तो उसको बताएंगे, है ना। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की, इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा, ठीक है। कैसा लग रहा है घर पे रह करके, वो भी बताइएगा, ठीक है। और क्या क्या चल रहा है खाना पीना में, है ना। खैर चलो, तो इतना पढ़ना है, बढ़िया से मेहनत करना है। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आगे की चीज़ें, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर बात है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय। चलो बाय बाय, टाटा। पढ़ लो अच्छे से।